दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग पहले चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनके पास भी संदीप गर्ग की बुक है वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो वो रेफरेंस के तौर पे किसी दूसरे बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो है संदीप गर्ग की बुक ले ली है रेफरेंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें आगे मैं कंटिन्यू करूँगा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू इस तरह से करते चलेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहली बात कहता है वो ये कि द बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है इकोनॉमी बर्बाद होनी शुरू हुई अंग्रेजों के आने के बाद से। बहुत अच्छी थी वो, इसलिए अच्छी थी क्योंकि उस समय जो भारत के जो किसान थे वो बहुत ही तरीके से और सिस्टमैटिक वे में काम कर ले जाते थे। इसके पीछे कहीं से भी आप ये मत समझिएगा कि उस समय जो शासन था, मुगलों का शासन था, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज़ें की थी जिसके कारण जो है भारत के किसानों को बहुत लाभ हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, उनका हाथ नहीं था। इसमें सबसे बड़ी वजह है कि उस समय के जो फार्मर थे उन्हें जो छूट मिली थी अपने तरीके से खेती करने की, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थे। हाँ, ये एक अलग बात है कि अंग्रेज़ों ने आके भारत के किसानों का भी शोषण किया। जैसे कि भारत में अफ़ीम की खेती कराना या नील की खेती कराना, कमर्शियलाइज़्ड फार्मिंग कराना, चाय की खेती कराना, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद से जो है एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर उससे पहले नहीं कुछ हुआ था तो उसके पीछे भारत के जो किसान थे उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अहम था। ना कि जो मुगलिय सल्तनत थी उसने बहुत बड़ा कुछ भारत के लिए ऐसा भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ा कोई स्कीम चलाया था, ये योजना चलाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग उसमें आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो खास बात आती है वो है कि प्रॉस्परस इकोनॉमी। इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। समृद्ध था, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध थी। और आप एक अगर नोटिस करेंगे, अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी मैं बात करूं तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जहाँ जहाँ इनका साम्राज्य था, मराठाओं का साम्राज्य था, वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर कर रही थी इन कंपैरिजन टू वहाँ के कि जहाँ पे मुगलों का शासन था। ये आपको देखने को मिल जाएगा। 1771 तक जो है वो भारत की इकोनॉमी ने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीगेरियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल। इट इंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2/3 का मतलब आप कह लें कि लगभग 66% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी खेती में। और बहुत बड़ा एक भारत का जो भूभाग है वो खेती में इन्वॉल्व था। भारत के लोग खेती किया करते थे, भारत के लोग किसानी किया करते थे, और भारत इसलिए फेमस था भी। कहा भी जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान था, किसानों का देश था। तो ये अपने आप में बड़ी खास बात थी। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। भारत में हथकरघा उद्योग जो है, मतलब कि जो मैनुअल वर्क जो है, हैंडलूम जो है, ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। और पूरे विश्व में इसकी एक प्रसिद्धि थी, विख्यात था। सभी लोग जानते थे इसके बारे में। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एक इतने बड़े स्तर पे और इतना बेहतर होता था कि यूरोप तक का जो मार्केट था वो भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से प्रभावित था, और विश्व में लगभग हर जगह।
भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड होती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था जिसको अंग्रेजों ने आके बर्बाद किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्बाद किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही है तब तक भारत के बिजनेसमैन चल रहे हैं, और जब तक भारत के बिजनेसमैन चल रहे हैं तब तक वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो भारत के इकोनॉमी में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए आपने सुना भी होगा कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इस तरह की सारी चीज़ों को बर्बाद किया। उन्होंने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को तोड़ने का प्रयास किया था दोस्तों। चाहे वो खेती हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री हो, वो सारे उद्योग बर्बाद करते चले गए, वो सारी खेती बर्बाद करते चले गए। और उसके बाद उन्होंने भारत के लोगों को अपने ऊपर निर्भर किया, उन्हें गुलाम बनाया, और उसके बाद उस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। इसमें आगे कहता है कि इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क एटसेट्रा। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market due to their reputation for their fine quality of material used and the high standard of craftsmanship। ठीक है, यहाँ पे जो बात कहता है वो कहता है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत फेमस था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडियन पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जैसे ही भारत में अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने भारत की सबसे पहले इकोनॉमी को बर्बाद किया, जैसे अभी मैंने बताया था, और उसके बाद यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। दोस्तों एक बात समझनी होगी कि आप गुलाम किसी को कैसे बना सकते हैं। अगर आप बनाते हैं किसी को गुलाम तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़िए, उनके पैसे कमाने के सारे सोर्स को बंद कीजिए। और जब वो सारे सोर्स बंद हो जाते हैं और वो आप पे डिपेंड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये गुलामी आगे वो करते हैं या गुलामी करना एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से वो आपके स्लाव हैं, आपके दास हैं, आपके गुलाम हैं, आप जो चाहें उनसे करवा लें। तो सबसे पहले उनके वो सारे सोर्स बंद करने होंगे जिससे वो कमाते हैं या जो उनकी कमाई का जरिया है, क्योंकि कमाई के जरिए बंद हुआ तो बट नेचुरल कि उनकी निर्भरता आपके ऊपर बढ़ जाती है। तो ये अंग्रेजों ने बहुत प्लानिंग के साथ उन्होंने किया था। इसके आगे वो बताता है कि देयर पॉलिसीज ब्रॉट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देयर टू फोल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस्ड लेटर, de-industrialization, decline of handicraft industry, transfer the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को में सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। मतलब जितने उद्योग वगैरह सबको बंद करो, सबको शट डाउन करो, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो नहीं चलेगी, स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और पूरी तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को डिपेंड किया फॉरेन प्रोडक्ट पे। यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और फॉरेन प्रोडक्ट भारत में भेजते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट होते थे या अंग्रेजों के जो प्रोडक्ट होते थे वो यहाँ पे आके और लोग उसे परचेस करते थे, और वही मानसिकता आज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये छोटा सा मैंने आपके सामने एक प्रीव्यू दिया है इसके बारे में कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल क्यों था, और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें और भी कई पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और जानकारी चाहिए और आप अच्छे से इसको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं इसको और डिटेल में और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस बुक में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक बुक है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई आपको इश्यू है, कोई आपको इस प्रॉब्लम है, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड या इस बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसे शॉर्ट आउट कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।